जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। आइए प्यारे साथियों, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मुख्य परीक्षा के लिए जो सामान्य अध्ययन की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की बात करेंगे। और इस आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग सबसे पहले अध्याय 1 की बात करेंगे, और जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। इस अध्याय को हम लोग काफी डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का जब हम अध्ययन करेंगे और जब अध्ययन कर लेंगे, तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ और उससे संबंधित जो हमारे अलग अलग जो पहलू थे, उन सब पर जो है आप सबकी एक समझ विकसित होगी, और उसी समझ को विकसित करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इसमें जो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, हम इधर बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हम लोग बात करेंगे पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन। उसके बाद हम बात करेंगे डचों के आगमन की। डचों के बाद आपको पता है कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आगमन की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में जो फ्रांसीसी लोग आए, जो फ्रेंच लोग आए, उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारा अंग्रेजों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष हुआ, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो तीनों कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे, और फ्रांसीसियों की जो हार हुई उसके क्या कारण थे भारत में, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और जब अंग्रेजों की विजय हुई भारत के अंतर्गत जो है, तो उस विजय के कारण क्या थे, उनका भी अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। सफलता के क्या कारण थे, जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं उनके परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। तो उन सब चीजों पर मोटे मोटे तौर पर नहीं, काफी डिटेल में हम लोग इनके बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग जो है दराज कि किस तरीके से यहां भारत में इतिहास रहा अंग्रेजों का। तो उसी चीज को लेकर के आज हम लोग यहां बात करने वाले हैं। अगर देखा जाए अपने इंडिया में, अपने भारत में देखा जाए, तो जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, या कहा जाए कि भारत में राज्य जो अंग्रेजी राज्य था, इसकी स्थापना जो हुई अपने मॉडर्न इंडिया में, अपने आधुनिक भारतीय इतिहास में देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण घटना रही है। क्योंकि इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये हमारे राष्ट्र के इतिहास का एक कहें तो लज्जापूर्ण अध्याय एक समय था, और ये हमारे उस पतन की एक सच्ची कहानी है, जिसमें एक सभ्य, एक समृद्ध और एक खुशहाल देश को जो है, अगर कहें तो सात समुंदर पार से जो मुट्ठी भर जो अर्धनग्न या अर्ध सभ्य या जो पेशेवर थे, जो लुटेरे थे, या जो फटे हाल जो बनिए थे, उन्होंने यहां हमको हरा करके अपना राज्य कायम किया। यदि ऐश्वर्य की बात की जाए, शिष्टाचार की बात की जाए, संस्कृति की ओर से देखा जाए, तो उस समय का जो भारतवर्ष था इंग्लैंड से बहुत ऊंचा था। और भारत में जो यूरोपीय यात्री आए हुए थे उन दिनों, वो जो आए हुए थे, वो यहां की एक तरीके से जो विभूति थी,
जो संस्कृति थी उससे काफी प्रभावित हुए। विशेषतः बात की जाए तो मुगल बादशाह और उनके जो सरदार थे, तो उनकी जो धन दौलत थी, जो शान और शौकत थी, उससे वे बहुत आश्चर्यचकित हुए जो विदेशी यात्री आए हुए थे। और उससे भी अधिक आश्चर्य में वे तब आए थे जब उन्होंने ये देखा था कि जिस देश में असभ्य और अशिक्षित लोगों से मिलने की आशा रखकर आए हुए थे, क्योंकि वहां उन्हें यूरोप से भी अधिक शिष्ट और उदार विचार रखने वाले शासक और विद्वान इधर हमारे भारत में देखने को मिले। क्योंकि भाई 17वीं शताब्दी तक हमारा देश जो था, अगर प्रत्येक दृष्टिकोण से देखोगे तो पूरी तरीके से स्वतंत्रता, या हम कह सकते हैं स्वतंत्र था। जो यहां की कला कौशल थी, जो ज्ञान विज्ञान था, इन सब के क्षेत्र में भी काफी उन्नति के एक चरम शिखर पर हमारा भारत पहुंच चुका था। और उस समय यूरोप का कोई देश, कोई भी सभ्यता के क्षेत्र में भारत की बराबरी नहीं कर सकता था। भाई धन वैभव की दृष्टि से देख लीजिए, उस समय का भारत संसार का देखा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक धनवान देश माना जाता है। क्योंकि एक फ्रांसीसी यात्री था, फ्रांसीसी यात्री जिसका नाम था बर्नियर। जो बर्नियर था उसने 1700 ईस्वी में, कब, 1700 ईस्वी में, या जो हमारे 1700 ईस्वी का जो भारत था उसका चित्रण किया था। और ऐसा बताते हैं कि उसने ऐसा लिखा था कि जो भारतवर्ष है एक ऐसा अथाह गड्ढा है। अथाह का मतलब जिसका कोई और छोर नहीं है, अथाह गड्ढा है जिससे संसार का अधिकांश सोना चांदी, यानी कि चारों तरफ से अनेक रास्तों से आकर जमा होता है। और जिसमें भी यह भी लिखा था उसने कि बाहर निकलने का उसे एक भी रास्ता उसमें नहीं मिलता है भारत में। और उस समय देखोगे ना तो सारी दुनिया की बात की जाए, सारी दुनिया के जितने भी बाजार थे उनमें भारत के जो बने हुए जो बारीक और जो अद्भुत पदार्थ थे वही देखने को मिलते थे। क्योंकि एक धनवान और एक सभ्य देश था, विकसित देश था। उच्च कोटि के सूती और रेशमी कपड़े देख लीजिए, बर्तन देख लीजिए, जेवर हो गए, यानी कि और भी काफी तरह के नए नए पदार्थ भारत से विदेशों में भेजे जाते थे। यानी कि संसार भर के व्यापारियों के लिए देखा जाए उस समय का जो भारतवर्ष था आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। और भारत का ये धन और वैभव यही यूरोप वालों को हमारे देश की ओर खींच करके ले आया था। और उस समय यूरोप में, भैया याद रखना, भारत का नाम अतुल धन संपत्ति के लिए विख्यात था। और उधर से आने वाले जो आताताई लोग ही कहेंगे, जो आताताई लोग थे, उनकी लूट और मुगल बादशाहों के दरबारों की भड़कीली शान की कहानियां जो थी मध्य एशिया से होकर के यूरोप में पहुंचती रहती थी। और जिससे क्या होता था कि यूरोप के जो लोग थे भारत तक पहुंचने के लिए और उसकी जो अपार धन दौलत थी उसके हिस्सेदार बनने के लिए लालायत रहते थे। अगर मैं यहीं थोड़ी सी एक जिक्र और करूं आप लोगों से कि यूरोप के साथ भारत का क्या संबंध था।
यूरोप इंडिया रिलेशन के बारे में बात की जाए कि भारत के साथ यूरोप का कैसा संबंध था, तो याद रखिएगा जो यूरोपीय देश थे हमारे, उनके साथ भारत के राजनीतिक और व्यापारिक संबंध का इतिहास तो बहुत ही पुराना है। क्योंकि स्टार्टिंग में यह व्यापार जो था एक प्रत्यक्ष तरीके से हुआ करता था। 15 शताब्दी से पहले तक देखोगे यह व्यापार 3 मार्गों के द्वारा संपन्न होता था। पहले मार्ग की बात करें तो एशिया की जो ऑक्सस नदी है, एशिया की एक नदी है जिसका नाम है ऑक्सस। ऑक्सस नदी के किनारे से होता हुआ देखोगे तो कैस्पियन सागर, काला सागर यहां तक जाता था। दूसरा मार्ग जो था वो सीरिया होता हुआ भूमध्य सागर तक जाता था। और तीसरा मार्ग जो था वो हिंद महासागर, लाल सागर यहां से होता हुआ मिस्र तक, और वहां से भूमध्य सागर पार देखोगे तो यूरोपीय देशों तक वो पहुंच जाया करता था। वहीं 16वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में देखोगे जो तुर्क साम्राज्य था, तुर्क साम्राज्य बहुत उबाल पर था, कहें तो प्रबल था। अब भैया शक्तिशाली था तो उसने क्या किया कि इन मार्गों पर जो व्यापार था मतलब बंद कर दिया उसने। अब भारत और यूरोप के जो व्यापार थे, अरब के सौदागर लोग हुआ करते थे, उनके जरिए से होने लगे। तो जो अरब सौदागर थे वही क्या करते थे कि जो भारतीय वस्तुएं हुआ करती थीं उनको यूरोप के बाजार में बेचने लग गए। जब बेचने लग गए तो इसका कारण क्या हुआ कि जो यूरोप के व्यापारी थे उनको बहुत गहरा, कह सकते हैं बहुत गहरी क्षति होने लगी, हानि हो रही थी। बाद में क्या हुआ कि यूरोप को भारत का व्यापार का जो माल हुआ करता था मिरला बहुत दुर्लभ हो गया, नहीं मिल पाता था। तो यूरोप के जो निवासी थे उनमें भारत के साथ व्यापार करने के लिए नए नए मार्ग, नए नए रास्तों का पता लगाने की एक प्रबल, कह सकते हैं उत्कंठा उत्पन्न हो गई थी। उत्कंठा मेरा कहने का मतलब एक उनके प्रति आकर्षण। एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और एस के सूबेदार, उन्होंने ऐसा लिखा था, बताते हैं कि तुर्क साम्राज्य जो था उसके उत्थान के साथ साथ देखोगे तो जो 15वीं शताब्दी थी हमारी, उसमें जो 3 हमारे जो व्यापारिक मार्ग थे उन पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। और जो पूर्वी व्यापार था वो तो रुक ही गया था, अवरुद्ध हो ही गया था। और जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग थे जब वो बंद हो गए तो नए मार्गों की खोज जो थी उसकी भारी, बहुत बड़ी महत्वता प्राप्त हुई। यानी कहते हैं, हम कह सकते हैं भारत के साथ एक प्रत्यक्ष व्यापार या प्रत्यक्ष व्यापारिक संपर्क जो थे कायम करने की इच्छा से जो देखोगे एक उत्प्रेरित होकर के जो यूरोप वाले जो लोग थे उनमें एक जल मार्ग ढूंढ निकालने की उत्कंठा पैदा हो गई। मैंने अभी बताया था। इसके बाद क्या हुआ, काफी साहसी नाविक आए, जो नाविक लोग थे, काफी साहसी नाविक लोग, उनका प्रयास शुरू हुआ। और ये प्रयत्न जो थे 100 साल से अधिक तक जारी भी रहे। हालांकि इनमें से अधिकांश प्रयास निष्फल रहे, फिर भी कहते ना कि साहसी जो यूरोप वासी थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और 1498 में 1498 में एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो जो है उत्तमाशा अंतरीप होते हुए भारतवर्ष के मालाबार पर तट पर पहुंच गया। भारतवर्ष के लिए यूरोप से एक सामुद्रिक मार्ग को खोज निकाला
और इसकी खोज करना एक युगांतकारी घटना थी। इसके फलस्वरूप देखोगे तो यूरोप और भारत के बीच सामुद्रिक जो रास्ते थे, समुद्री जो रास्ते थे, उनके द्वारा प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध कायम हो गया। और इस समय से क्या हुआ कि भारत और जितने भी पूर्वी देश थे उन पर यूरोप के प्रभाव का जो परिणाम था वो देखने को मिलने लग गया, क्योंकि मध्य युग की ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। जैसा कि इतिहासकारों ने हमें बताया है कि मध्य युग की और भी जो घटनाएं थी उनका सभ्य संसार पर देखोगे इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्र मार्ग, जो समुद्र रास्ते थे, जो समुद्री मार्ग थे, वो खुलने का प्रभाव पड़ा। और इस घटना ने क्या किया, भारत और यूरोप के संबंध जो थे इनमें एक नए अध्याय की पुष्टि की, एक उसकी रचना की। और इस खोज ने देखोगे तो यूरोप के जो लोग थे या यूरोपीय जो लोग थे उनको भारत में पहले व्यापारियों के रूप में, उसके बाद पहले तो ये व्यापारियों के रूप में आए, उसके बाद क्या था कि उपनिवेश बनाने वाले के रूप में इनको जानने के लग गए लोग जो है। यानी कि अंत में क्या हुआ कि अंग्रेजी साम्राज्य के रूप में आगमन कराया गया इन लोगों का, यूरोप के लोगों का। तो यहां यह थी छोटी सी बात इनके आगमन और संबंध की। लेकिन जैसा मैंने बताया अभी कि यहां हम सबसे पहले बात करें भारत में पुर्तगालियों के आगमन की। भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ या पुर्तगालियों का जो सबसे पहले भारत आगमन हुआ उसकी बात हम लोग यहां करें। पुर्तगालियों का भारत आगमन। या हम कह सकते हैं अराइवल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। तो याद रखना मैंने बताया था भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ इसमें भी काफी विवाद है आज भी। जैसे कि अगर मैं कहूं तो एक समय आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये लालायत कैसे हुए, हालांकि मैं बता चुका हूं आप लोगों को। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे, जो यूनानी लोग थे, इन्हीं के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यूरोप जो एशिया थी, एशिया का जो व्यापार था अधिकतर अरब वासियों के हाथ में था। लेकिन जो भूमध्य सागरीय था, जो यूरोपीय व्यापार हुआ करता था, वो इतालवी व्यापारियों के एकाधिकार में था। तो उसी की हम लोग इधर बात करने वाले हैं आप लोगों से। तो यहां पर याद रखना बाबू अब कि जो भारत के समुद्री रास्ते थे इनकी जो खोज स्टार्ट हुई 15वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के अंत में हुई। क्योंकि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली प्लस स्पेनवासी, पुर्तगाली और स्पेनवासी, इन्होंने क्या किया, भौगोलिक खोजों का जो एक युग था, जो समय था, स्टार्ट किया। पुर्तगाल के राजकुमार हुआ करते थे। पुर्तगाल का जो राजकुमार हुआ करता था जिसका नाम था हेनरी व नेविगेटर।
हेनरी द नेविगेटर। इसने काफी प्रयास किए और इसके प्रयासों से ही जो भौगोलिक खोजों का जो कार्य था वो आसान हो पाया, जिसके बाद यूरोपीय लोगों का भारत में आना स्टार्ट हो गया। हालांकि यूरोपीय लोग जो थे भारत के अलावा और भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में सफल हुए थे, पर इनमें से काफी यूरोपीय लोग ऐसे थे जिनका मुख्य आकर्षण, मेन फोकस भारत पर ही था। और 17वीं शताब्दी का जब समय आया, अपने अंत पर पहुंचा, तो यूरोपीय जो लोग थे उन्होंने कई एशियाई स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में पहुंचोगे तो उन्होंने कई जगहों पर एकाधिकार भी, अपना अधिकार भी कर लिया था। लेकिन 19वीं सदी में जाकर के ही जो यूरोप था, जो यूरोपीय लोग थे, उनका भारत पर एकाधिकार पूर्ण रूप से हो पाया था। क्योंकि मैंने बताया था भारत समृद्ध और एक धनवान और एक सभ्य देश था, तो भारत की समृद्धि को देख करके जो पश्चिमी देश थे, उन पश्चिमी देशों में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा इन यूरोपीय लोगों की पहले से थी। तो क्या हुआ कि जो यूरोपीय नाविक थे, नाविकों के द्वारा सामुद्रिक जो रास्ते थे, जो मार्ग थे, उनका पता लगाना इन्हीं लालसाओं का एक परिणाम था। और 13वीं सदी के आसपास आप लोग जानते हो जो मुस्लिम लोग थे, जो हमारा मुस्लिम वर्ग था, और इन मुस्लिमों का अधिकार, एकाधिकार कहां पर हो गया? भूमध्य सागर पर। भूमध्य सागर पर प्लस कहां पर हुआ? उसके जो पूर्वी क्षेत्र थे, उसके जो पूर्वी क्षेत्र थे, इन पूर्वी क्षेत्रों पर मुस्लिमों का अधिकार हो गया। और जब भूमध्य सागर और पूर्वी क्षेत्रों पर अधिकार हो गया मुस्लिमों का, तो जो यूरोपीय देश थे, इनको जो भारतीय माल, जो सामान प्राप्त होता था, इसकी आपूर्ति पड़ने लग गई, ठप पड़ गई, क्योंकि यहीं से व्यापार हुआ करता था जहां पर मुस्लिमों का अधिकार था। मैंने बताया था कि भारत पहुंचने वालों में पुर्तगाली सबसे पहले थे, इसके बाद डच आए। डचों ने पुर्तगालियों से कई लड़ाइयां भी लड़ी और भारत के अलावा श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को हराया था। लेकिन डचों का जो मुख्य आकर्षण था, भारत नहीं था, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे। हालांकि स्टार्टिंग में तो यूरोप के देशों का देखा जाए, जो यूरोपीय देश थे, इनका मुख्य काम व्यापार करना ही था। पर जब ये भारत में आए, जब यहां पर रहे, तो भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, जब उसको देखा, तो उन्होंने यहां पर साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक जो नीतियां थी, उनको अपनाना स्टार्ट कर दिया भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि यहां छोटे छोटे शासक लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और प्राचीन काल में मैंने बताया था कि प्राचीन काल से देखोगे भारत में प्रवेश करने के दो रास्ते हुआ करते थे, एक तो थल मार्ग, थल, और दूसरा कौन सा था? जल मार्ग। दो मार्ग हुआ करते थे भारत में प्रवेश करने के लिए। जो थल मार्ग था, थल मार्ग से देखोगे भारत में प्रवेश करना होता था तो उसके लिए तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, यहां से होकर के गुजरना होता था। और ये रास्ते जो हैं आप लोगों के खैबर दर्रा, कुर्रम दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, इनसे होकर के गुजरता था। वहीं जो दूसरा समुद्री मार्ग था, जो जल मार्ग था, इसके लिए हमें भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, यहां से होकर के भारत में प्रवेश करना हुआ करता था। लेकिन 1453, 1453 ईस्वी, याद रखिएगा, एक उस्मानी सल्तनत का एक तुर्क शासक हुआ करता था जिसने कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था, कुस्तुनतुनिया नाम के स्थान को जीत लिया था। कुस्तुनतुनिया को जीत लिया था, जो कि तुर्क में है। अब क्या हुआ कि थल और समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश करना इम्पॉसिबल हो गया। अब यूरोप के लोगों के सामने समस्या आ गई कि भारत में कैसे पहुंचा जाए। भारत आने की समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि यूरोप के जो देश थे, जो यूरोपीय लोग थे, मसालों के लिए भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों पर डिपेंड थे।
और क्योंकि भारत एक धनवान देश था और यूरोपियों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए सोच लिया, तब सबसे पहले 1494 में 1494 ईस्वी में एक नाविक निकला था जिसका नाम था कोलंबस। और 1494 कोलंबस आया और उस समय स्पेन की राजधानी, ये स्पेन का था, उस समय स्पेन की राजधानी जो हुआ करती थी मैड्रिड हुआ करती थी, मैड्रिड। तो मैड्रिड से जो है पानी का जहाज लेकर के खोज करने के लिए कोलंबस निकला। उसका जहाज दिशा भटक गया, उसकी वजह से उसने अमेरिका की खोज कर दी। और हम जानते हैं इस चीज को, वी नो दैट भारत की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वास्को डिगामा को दिया जाता है, जो कि पुर्तगाली था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे? भारत में आने वाले थे सबसे पहले पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। अगर यहां पर हम लोग अब बात करें पुर्तगालियों के बारे में, जो पुर्तगाली आए थे यहां, कि पुर्तगाली किस तरीके से यहां पर आए और उन्होंने किस तरीके से अपने उपनिवेश जारी किए, आप लोग जानते हो इस चीज को अच्छे तरीके से। हालांकि मैंने बता भी दिया, कई बार रिपीट भी किया। समृद्ध देश था भारत, धनवान देश था, और उसकी समृद्धि को देखते हुए ही जो लोग थे यहाँ के, पुर्तगाल के, सॉरी यूरोप के, भारत पर आकर्षित हुए पड़े थे, प्रभावित थे बहुत ज्यादा। और उसी चीज को लेते हुए अगर हम लोग यहां बात करें पहले पुर्तगालियों के बारे में, तो यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगालियों में भारत, जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत में प्रवेश किया। नए समुद्री मार्ग की बात करें, समुद्री रास्ते की बात करें, तो खोज करते हुए वास्को डिगामा जो था 1498 1498 समझ रहे हो, 1498 में केप ऑफ गुड होप से होकर के जो भारत का पश्चिमी तट है वहां पर एक बंदरगाह स्थित है कालीकट, वहां पहुंचा। और अगर देखा जाए वास्को डिगामा से भी पहले, यहां थोड़ा सा याद रखना, 1487 में 1487 ईस्वी में जो है एक और नाविक था जो कि भारत की खोज में निकला था, जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियास। बार्थोलोम्यू डियास जो कि 1487 में भारत की खोज करने के लिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला था। लेकिन 1487 में देखा जाए ये जो है केवल कहां पहुंचा? केप ऑफ गुड होप पहुंचा। केप ऑफ गुड होप पहुंचा। और केप ऑफ गुड होप को याद रखना बाबू, हम लोग बोलते हैं आशा अंतरीप, या उत्तमाशा अंतरीप, जो कि कहां पर है ये केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप? ये साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका या दक्षिणी, और अफ्रीका का ये सबसे दक्षिणी भाग है जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं। वर्तमान में जो इसका नाम है केप ऑफ गुड होप का, जो प्रेजेंट नेम है, जो वर्तमान नेम है, वो है केप टाउन। इसको केप टाउन कहा जाता है। तो बार्थोलोमियो के ठीक 10 साल बाद, इसके 10 साल बाद, यानी कि एक और पुर्तगाली भारत की खोज में निकला,
जिसका नाम वास्को डिगामा था। क्या नाम था? वास्को डिगामा। जो वास्को डिगामा था, यह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हुआ करती थी और लिस्बन से जो है 1497 ईस्वी में 1497 में एक जहाज लेकर के भारत की खोज करने के लिए निकला, और जिस जहाज को लेकर के, जिस शिप को लेकर के ये निकला था, उसका नाम था साओ गैब्रियल। वास्को डिगामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से जो है 1497 ईस्वी में साओ गैब्रियल नामक जहाज को लेकर के भारत की खोज करने के लिए निकला, और ये अपने जहाज से जो है पूरे साउथ अफ्रीका का चक्कर लगा करके कहां पहुंच गया? केप ऑफ गुड होप, आशांत द्वीप पहुंच गया। यहां पहुंच करके इसने जो है एक पथ प्रदर्शक की मदद भी ली थी, जिसका नाम था अब्दुल मनीद। और 20 मई 1498 20 मई 1498 को जो है वास्को डिगामा 90 दिनों की यात्रा पूरी करके केरल का एक बंदरगाह है कालीकट, वहां पर पहुंचा। और जब कालीकट पहुंचा तो वहां पर एक लोकल रूलर जो था, एक स्थानीय शासक जो था, राज कर रहा था, जिसका नाम था जमोरिन। और भारत में सबसे पहले वास्को डिगामा का जो स्वागत भी किया वो जमोरिन ने ही किया था। और ये वास्को डिगामा जो खोज करने के लिए निकला था भारत की समुद्री रास्तों की, तो याद रखना भारत में ये डॉन हेनरिक का प्रतिनिधि बनकर के आया था। किसका प्रतिनिधि बनकर के आया था? ये जो वास्को डिगामा था, ये डॉन हेनरिक का प्रतिनिधि बनकर के आया था। ये डॉन हेनरिक का प्रतिनिधि बनकर के आया था। वास्को डिगामा भारत में 1 साल तक रहा, और जब पुर्तगाल 1499 में 1499 में वापस गया तो ये गोवा से अपने साथ जो है काली मिर्च लेकर के गया था। अपने साथ ही काली मिर्च लेकर के गया, तो उन काली मिर्च जब इन्होंने वहां जाकर के पुर्तगाल में जब बेची तो वहां उससे जो है इसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। और 1498 में 1498 में ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद सन 1500 ईस्वी में, याद रखिएगा, हालांकि जो पुर्तगाली कंपनी थी उसकी स्थापना जो हुई थी एस्तांदो द इंडिया के नाम से 1498 में की गई, और भारत में प्रथम पुर्तगाली किले की जो स्थापना हुई थी 1503 ईस्वी में कोचीन में हुई थी, और दूसरे किले की स्थापना जो हुई 1505 ईस्वी में कन्नूर में की गई थी। मैंने बताया था आप लोगों को, भारत में अगर देखा जाए तो 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली था एक पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। दूसरा जो पुर्तगाली था जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये जो है अपने साथ 13 जहाज लेकर के भारत में आया, और इसने भारत आने के लिए बात देखा जाए तो कोचीन और कन्नौर में राज कर रहे जो शासक थे उनसे मित्रता कर ली। इसके बाद क्या हुआ, 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में दोबारा आ गया, और 1503 में मैंने बताया था कि पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कोचीन में स्थापित कर दिया, और दूसरा कारखाना 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित कर दिया। और याद रखिएगा, प्रथम गवर्नर के रूप में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसका
भारत में आगमन हुआ 1505 ईस्वी में। अल्मीडा के द्वारा देखोगे तो भारत में नीले या शांत जल की नीति को अपनाया गया था, बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत भेजा गया और भारत में वास्को डिगामा 3 बार आया हुआ था और 1524 ईस्वी में वास्को डिगामा की जो मृत्यु हुई वो कोचिन में हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, सन 1505 ईस्वी से लेकर के 1505 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली शासन को संभालने के लिए पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर बना करके भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। किसको भेजा गया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली साम्राज्य को संभालने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए भारत में आया, पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर बनकर के, तो उस समय फारस की खाड़ी, किस पर? फारस की खाड़ी प्लस अरब सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों पर जो है किसका अधिकार था? तुर्कों का। तुर्कों का और अरेबियंस का, इनका एकाधिकार था, इनका आधिपत्य था और लोग यहीं पर व्यापार किया करते थे, अरब सागर और फारस की खाड़ी पर। लेकिन अल्मीडा चाहता था कि वहां से तुर्क और अरेबियंस का जो अधिकार है वो खत्म कर दिया जाए। तो अल्मीडा ने क्या किया? बाबू? तो अल्मीडा ने एक नीति अपनाई जिसे अल्मीडा की नीली जल नीति कहते हैं या ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। और इस नीति के द्वारा क्या था, अल्मीडा ने फारस और अरब सागर पर अपना अधिकार कर लिया। किसके तहत? नीली जल नीति के तहत, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। अधिकार करने के बाद क्या हुआ, अल्मीडा ने जो है पुर्तगालियों को सागर के स्वामी की उपाधि दे दी और अल्मीडा ने पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में एस्तान दा इंडिया कहा, मैंने बताया था पहले ही आप लोगों को। और अब क्या हुआ कि पूरे अरब सागर पर जो है या फारस की खाड़ी पर जो है, इन दोनों पर किसका अधिकार हो गया? इन दोनों पर अब अधिकार हो गया पुर्तगाली नौसेना का। जो पोर्चुगीज नेवी थी, पुर्तगाली नौसेना थी, उसका अधिकार हो गया। और 1509 ईस्वी में जो अल्मीडा था पुर्तगाल के लिए वापस चला गया। उसके बाद फिर याद रखिएगा 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी, 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक देखोगे भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन? यानी कि याद रखना 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क अल्फांसो डी अल्बुकर्क अगले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आया, जिसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी बताते हैं। यानी कि एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर।
और ये भारत में सबसे पहले 1503 ईस्वी में आया था और इसने सन 1503 ईस्वी में कोचिन में पुर्तगालियों के लिए एक दुर्ग, एक फोर्ट का निर्माण करवाया था। फिर 1510 ईस्वी में देखा जाए तो बीजापुर का एक शासक था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाही सुल्तान। एक बीजापुर का एक शासक था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाही सुल्तान, जिस पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने आक्रमण कर दिया और उससे क्या हुआ, गोवा को छीन लिया। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने शासनकाल में सती प्रथा पर भी इसने प्रतिबंध लगाया था, याद रखिएगा। क्योंकि 1511 ईस्वी में देखोगे तो मलक्का और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में जो होर्मुज स्थित है उस पर अपना अधिकार कर लिया। और इसी समय जो हिंदू महिलाएं थीं इनके साथ विवाह की नीति भी अपनाई गई थी। तो इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क की जो तुलना की जाती है वो राजा राम मोहन राय से इतिहासकारों ने की है। और 1515 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु जो है भारत में ही हो गई। और भारत में जो आमों की सबसे प्रसिद्ध किस्म है, जो अच्छी किस्म के आम है जिन्हें हम लोग अल्फांसो कहते हैं, अल्मीडा ने ही आमों की खेती जो है सबसे पहले भारत में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में करवाई थी। कहां पर करवाई थी? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में करवाई थी। इसलिए अल्मीडा के नाम पर जो है इन नामों को अल्फांसो की संज्ञा दे दी गई थी। उसके बाद 1529 से लेकर के 1529 और 1538 तक पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बना करके नीनो डी कुन्हा को भारत भेजा गया। नीनो डी कुन्हा को भारत भेजा गया, यानी कि नीनो डी कुन्हा अगला पुर्तगाली गवर्नर बनकर के 1529 ईस्वी में भारत आया। और 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों की जो औपचारिक राजधानी थी कोचिन, उस कोचिन से गोवा स्थानांतरित कर दी। हालांकि कुन्हा जो था, नीनो डी कुन्हा, इसने हुगली और सेंट टोमे में देखोगे तो पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित किया। 1534 ईस्वी में बसीन, 1535 में दीब, इन सब पर अधिकार कर लिया। क्योंकि मैंने बताया अभी कि 1530 ईस्वी में जो है नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन को बदल करके गोवा कर दिया। और इस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था और इस समय मुगल शासक नसरुद्दीन हुमायूं शासन कर रहा था उत्तर भारत में। और हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन था बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक था। तो नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, इनकी दुश्मनी का लाभ उठाया और लाभ उठा करके 1534 ईस्वी में बेसिन पर अधिकार कर लिया और 1535 में द्वीप पर भी अपना अधिकार जमा लिया। और 1538 ईस्वी में नीनो डी जो कुन्हा था पुर्तगाल के लिए वापस लौट गया। कब लौट गया? 1538 ईस्वी में। अगर देखा जाए बंगाल के शासक महमूद शाह ने क्या किया, पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव इनमें फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। उसी के साथ ही अकबर ने क्या किया, हुगली और शाहजहां ने बुंदेल में कारखाना खोलने की अनुमति इनको दे दी थी। तो भारत में पहला पादरी फ्रांसिस्को जेवियर था। उसका आगमन जो हुआ पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के समय में हुआ था।
तो पुर्तगाली जो थे पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागपट्टनम जो बंदरगाह था उसका प्रयोग किया करते थे, और उसी के साथ ही जो मछलीपट्टनम है, जो पुलिकट शहर है, वहां से वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। तो याद रखिएगा 1538 से लेकर के और 1559 तक पुर्तगालियों का चौथा गवर्नर बनकर के गार्सिया डी नोरोहना भारत आया। गार्सिया डी नोरोहना भारत आया और उसने भारत आकर के 1545 ईस्वी में सीलोन जिसे हम लोग वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जानते हैं, श्रीलंका, उस पर अधिकार कर लिया। इसने 1559 में दमन पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन आप लोग जानते पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे, लेकिन भारत से सबसे बाद में गए, और ये 1961 में भारत से गए थे। 1961 में ही दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित किया गया था, और संविधान में 56वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 371 क्लोज आई के तहत गोवा जो था उसको भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। जब भारत में पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने एक प्रथा की स्थापना की जिसका नाम था कार्टेज आर्मेडा प्रथा, कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रथा। मैंने बताया कि पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का प्रयोग करके जो है प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले प्रत्येक जहाज को शुल्क अदा करना होता था, क्योंकि मुगल शासक जो था अकबर, उसको भी पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ा। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली को पुर्तगालियों के अधिकार से छीन लिया। 1686 में देखो कि चटगांव से समुद्री लुटेरों का औरंगजेब ने सफाया कर दिया। तो जो कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रथा थी, कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रथा, कार्टेज था अरब सागर से व्यापार करने की एक तरीके से अनुमति पत्र जिसे बोलते हैं, टू टेक परमिट फ्रॉम पोर्टुगीज फॉर ट्रेड इन अरेबियन सी। आर्मेडा ये परमिशन थी जो कि अकबर को भी अनुमति लेनी पड़ती थी। काफिला का मतलब होता है नौसेना की टुकड़ी या जहाजी बेड़ा, लेकिन यहां से कुछ व्यापार करने के लिए भी कुछ प्रतिबंध लगे हुए थे कि यहां से ब्लैक पेपर और एक्सप्लोजर्स जो होते हैं यानी काली मिर्च और जो गोला बारूद होता है, यहां से इनका व्यापार नहीं होगा। याद रखिएगा, भारत में तंबाकू, लाल मिर्च की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की, और 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, और भारत में गोथिक स्थापत्य कला जो थी पुर्तगालियों की ही देन है। याद रखिएगा, जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो वो क्या लेकर के आए? एक तो आलू की खेती लेकर के आए भैया, आलू की खेती लेकर के आए, आपकी लाल मिर्च है, लाल मिर्च की खेती, तंबाकू है, संतरे अनानास हैं, संतरे अनानास हैं, या जहाज निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस में बताई चुका आप लोगों को अभी, प्रिंटिंग प्रेस, चर्च का जो कैथोलिक मॉडल था, ईसाई धर्म को ये लेकर के आए भारत में। ठीक, अगर अब बात की जाए यहां पर थोड़ी सी कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ।
भारत में जिन हिस्सों पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ, वहां की प्रजा के साथ उनका अत्यंत अनादर कह सकते हैं, अनुदार व्यवहार हुआ करता था। और ये लोग कट्टर ईसाई थे और जिस प्रदेश पर इनका अधिकार होता था वहां की प्रजा को जबरदस्ती ईसाई बना लेते थे। यही कारण था कि 17वीं शताब्दी की स्टार्टिंग से पुर्तगालियों का पतन स्टार्ट हो गया। इसके अनेक कारण थे। पुर्तगालियों की धर्मांधता, भाई कह सकते हो पुर्तगालियों की धर्मांधता, अपने धर्म को लेकर के अंधे हो रहे थे। दूसरा हम कह सकते हैं कठोर शासन। जो देसी नरेश थे, जो लोकल शासक थे, उनकी शत्रुता, यानी कि उनके पतन का मुख्य कारण साबित हुए। लेकिन भारत में पुर्तगालियों की सत्ता के इतनी जल्दी मिट जाने का एक कारण यह भी बतलाया जाता है कि बहुत अधिक धनी हो जाने से ये लोग भोग विलास में पड़ गए थे। जैसा कि पुर्तगाली लेखक था अल्फिंजो दी सुजा। जो अल्फिंजो दी सुजा था उसने लिखा है, वो लिखता है इस चीज को कि पुर्तगालियों ने एक हाथ तलवार और दूसरे हाथ में कांच लेकर में भारत में प्रवेश किया। लेकिन जब उन्हें यहां अधिक सोना नजर आया, गोल्ड नजर आया, तो उन्होंने जो क्रांस था, कांसा जिसे बोलते हैं, उसको अलग रख करके उस हाथ से उसे अपनी जेबों में भरना स्टार्ट कर दिया। और उनकी जेबें इतनी भारी हो गई कि उन्हें एक हाथ से नहीं संभाल पाए, तो उन्होंने तलवार भी फेंक दी। तो इस हालत में लोग जो थे उनके बाद आए हुए लोगों से आसानी से उन पर हावी हो गए। यानी कि हम कहें तो कुछ वर्षों के अंदर ही पुर्तगालियों ने इतना अधिक धन कमाया कि उसे देख करके दूसरे यूरोपवासी दंग रह गए थे। या आप कह सकते हो पुर्तगालियों की देखा देखी भी अन्य यूरोपीय देशों के व्यापारियों ने भारतीय व्यापार के लिए कंपनियां स्थापित कर दी। और 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड के डच व्यापारी और अंग्रेज पहुंचे और इन लोगों ने आसानी से पुर्तगालियों के रहे सहे जहाजों को जला करके उसकी बाकी सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पुर्तगालियों का अंत हुआ। और जब पुर्तगालियों का अंत हुआ तो दूसरी कंपनी आई, डच, जिसे नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो कि 1602 ईस्वी में आए। तो उसकी बात हम लोग पार्ट सेकंड में करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि पुर्तगालियों का जो टॉपिक था, जो समझ थी यूरोपीय कंपनियों को लेकर के, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से स्पष्ट क्लियर हो गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।